नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी एस गुप्ता और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द इनकम टैक्स फॉर्म। सो बिना टाइम वेस्ट को हम डायरेक्टली चलते हैं। सो गाइस, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम टैक्स 7 तरीके के लोग देते हैं। 7 तरीके के कौन लोग होते हैं और वी कैन से 7 टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर होते हैं। कौन से होते हैं? इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, एओपी होता है, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, पार्टनरशिप एंड द कंपनी। आपको समझ में ये 7 आ गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वर्ड्स आगे आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये 7 तरीके के टैक्स पेयर होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स देते हैं। आप इन्हें 7 इंसान मान सकते हो, आदमी मान सकते हो कि ये टैक्स देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है बॉस? और इनकम टैक्स ये भी मानता है कि इन सातों की 5 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। टाइप्स ऑफ इनकम मीन्स आपकी सैलरीज हो सकती है। आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम की सैलरी से इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी है, उससे भी इनकम हो सकती है। बिजनेस कर सकते हैं अपना। कैपिटल गेन का मतलब जो होती है, एग्जांपल शेयर्स में डील करते हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, का मतलब अगर इन चारों में कवर नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट ने उसको अलग डाल दिया कि आईफॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। जैसे इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, वो उठा के डाल दिया आईफॉस में। तो ये बेस मैंने आपको इसलिए बताया गाइस कि ये आगे जो हमारा डिस्कशन है उसमें ये कवर होगा। सो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। सो गाइस, अगर आपको यहाँ तक के डिस्कशन में कोई भी प्रॉब्लम हो कि कि सुमित भाई मुझे इसको डिटेल में समझना है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम आपको इनको डिटेल में समझाएंगे कि टाइप्स ऑफ एसएससी कितने होते हैं, फॉर्म्स की इनकम कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इनकम क्या है। सो हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। सो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। सो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 1 है, जिसको कहते हैं सहज। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए। सो ITR 1 की कंडीशन क्या है? ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज क्या है? दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर अ रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट गाइस ये होता है कि जैसे कि फाइनेंशियली हम रिटर्न किसके लिए कर रहे हैं? हम रिटर्न कर रहे हैं 22-23 के लिए। तो अगर 22-23 में आप 182 डेज और मोर इंडिया में रुके हो तो आप रेसिडेंट माने जाओगे। अगर नहीं रुके हो तो आपको नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये सब माना जाएगा ये सिचुएशन में। ठीक है? 182 डेज और मोर तो रेसिडेंट, अदर देन नॉन रेसिडेंट, और ये सब आपका ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये सब आपको माना जाएगा गाइस। तो चलते हैं अपने डिस्कशन पे। तो ITR 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, प्लस वो रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। सो बॉस, इनकम दो टाइप की इनकम, मतलब मेरा ये कहना है कि डिडक्शन से पहले डिडक्शन आपकी हुई, एग्जांपल ATC, आपने LIC में करा रखा है, प्रीमियम दे रखा है 1.5 लाख का। तो डिडक्शन से पहले की जो इनकम होती है, जो आप छूट लेने से पहले की जो होती है, ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम कहते हैं। और छूट लेने के बाद जो इनकम आती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। तो यहाँ पे बात हो रही है छूट लेने के बाद वाली इनकम की बॉस। सो ITR 1 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, पहली कंडीशन। दूसरा, वो रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस तीसरी कंडीशन उसकी है कि टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि इन चारों में से चारों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। कौन हो सकता है? सैलरी या पेंशन से आ रही हो आपकी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही हो, अदर सोर्स से इनकम आ रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप ITR 1 में एप्लीकेबल हो। प्लस उसकी कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है? ITR 1 कौन यूज नहीं कर सकता है? अगर आप डायरेक्टर हो कंपनी में तो आप यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने परचेज कर रखी हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब 22-23, प्रीवियस ईयर में आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं तो ITR 1 में नहीं जा सकते हो। अब बॉस, लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है उनको कहते हैं लिस्टेड, उनके शेयर्स को कहते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और जो लिस्टेड नहीं होती हैं उनको कहते हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। सो गई यहाँ पे बात हो रही अनलिस्टेड की, लिस्टेड की नहीं। अगर आपने लिस्टेड शेयर्स ले रखे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 22-23 में लिस्टेड शेयर्स खरीद रखे हैं, रिलायंस के शेयर आपने, एग्जांपल रिलायंस के शेयर आपने खरीद रखे हैं, तो आप ITR 1 भर सकते हो, वो अदर कंडीशन भी फुलफिल हो तो। अगर आपने अनलिस्टेड खरीद रखे, अनलिस्टेड शेयर्स आपके पास हैं तो आप नहीं भर सकते हो ITR 1। सो गाइस, पहली कंडीशन ITR 1 के लिए किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं? डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। दूसरी चीज, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने खरीद रखे हो 22-23 में तो आप रिटर्न ITR 1 नहीं भर सकते हो।
तीसरी कंडीशन, एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है या फिर उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका है। इसका मतलब आपका घर इंडिया के बाहर है तो आईटीआर 1 में आप आईटीआर 1 नहीं फिल कर सकते, या फिर आप उसके ओनर नहीं हो, कोई भी एसेट ऐसी है जो उसके ओनर आप नहीं हो बट आपका फाइनेंशियली इंटरेस्ट उसमें है, तो आप नहीं, तो आप आईटीआर 1 फिल नहीं कर सकते हो। अब चौथी कंडीशन है, हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका कोई अकाउंट आउटसाइड इंडिया है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। या फिर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 194N। 194N होता है अगर आप एक लिमिट के बाद कैश विड्रॉ करते हो तो बैंक आपका टैक्स काटता है, टीडीएस काटता है। तो अगर आपका वहां पे टीडीएस कट रहा है ना गाइस, तो आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है। और कंडीशन जी हमारी आता है, अगर पर्सन का टैक्स डिडक्ट हुआ अंडर ई शॉप। और कंडीशन हमारी एच है, अगर बॉट फॉरवर्ड लॉसेज है या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, मतलब आपके कुछ लॉसेस पीछे से आ रहे हैं या फिर आपके 22-23 में कुछ लॉसेस इंकर्ड हुए हैं, तो आप ये रिटर्न नहीं भर सकते। तो उसके लिए बहुत सारी आईटीआर 1 के लिए कंडीशन बहुत सारी हैं, ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ये सारी कंडीशन है। तो ये सारी कंडीशन इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, वही आईटीआर 1 भर सकते हैं, अदरवाइज अदर फॉर्म्स हैं। अदर फॉर्म कौन है? तो मूव करते हैं अपने दूसरे फॉर्म पे, दिस इज आईटीआर 2। आईटीआर 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जैसे मैंने बताया ना, 7 लोग टैक्स देते हैं इनकम टैक्स को, एचयूएफ भी उसमें से मैंने आपको बताया था। तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए। ये पहली कंडीशन होगी आईटीआर 2 की। दूसरी कंडीशन क्या होनी है उसकी, आईटीआर 2 की, कि वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ आईटीआर 1 के एलिजिबल नहीं है, नॉट शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग आईटीआर 1, ये दूसरी कंडीशन होगी। प्लस उसका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होनी चाहिए गाइस। सो आईटीआर 2 की 3 कंडीशन, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, प्लस एलिजिबल नहीं होना चाहिए आईटीआर 1 के लिए, और प्लस उनकी उसकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए पीजीबीपी से, प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। सो ये कंडीशन होगी आईटीआर 2 के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म के लिए, दिस इज आईटीआर 3। ये किसके ऊपर कंडीशन, आईटीआर 3 की क्या कंडीशन कहता है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो एलिजिबल नहीं होनी चाहिए 1 to 4 के लिए, 4 हम आगे बढ़ेंगे, प्लस कंडीशन उसकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रही हो। ठीक है गाइस, सो ये कंडीशन हमारी होगी आईटीआर 3 के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईटीआर पे, विच इज आईटीआर 4, जिसको हम कहते हैं सुगम। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो आईटीआर 4 की पहली कंडीशन है कि गाइस ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, फर्म पे, अदर देन एलएलपी। एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ही होती है बस, बट फर्म के अलग होते हैं लॉस, इसके अलग लॉ होता है। तो ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, आईटीआर 4 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, फर्म पे, एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, रेसिडेंट होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आपकी है कि एनटीआई आपका 50 लाख तक होना चाहिए, ये 3 कंडीशन हो गई। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब आपकी इनकम कहाँ से हो रही है? बिजनेस और प्रोफेशन से। और जो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं 44AD, 44ADA, 44AE, ये सेक्शन डिटेल में थोड़ा मैं स्पेसिफिक आपको बता दूं कि इनकी क्या चीज़ है। इसमें इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, 44AD का मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका एक स्पेसिफिक लिमिट बता रखा है 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ का अगर आपका तक का टर्नओवर है तो टर्नओवर का 8% आप अपनी इनकम दिखा दो, 8% और मोर इनकम दिखा दो, एंड अकॉर्डिंगली आप टैक्स दो, जो भी आपका इनकम के बाद जो भी डिडक्शन है उसके बाद आप दिखा दो। अगर आपने इससे कम दिखाई तो आपका ऑडिट होगा। सो गाइज ये इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये 44 बताया है कि ये 44AD, 44ADA, 44AE अलग अलग सेक्शन है। तो ये 4 कंडीशन यही कह रही है कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन में हो, आप इन तीनों में से कोई अडॉप्ट करना चाह रहे हो, एक ये कंडीशन होगी। प्लस इनकम फ्रॉम एनी फॉलोइंग सोर्सेज, इन चारों से हो सकता है या फिर किसी एक से हो सकता है, सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम। सो गाइज आईटीआर 4 की कंडीशन कुछ ज़्यादा है, मतलब वो सिंपल है बट हाँ ज़्यादा कुछ है। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए अदर देन एलएलपी, ये कंडीशन होगी। दूसरी, रेसिडेंट होना चाहिए, एनटीआई आपकी इतनी होनी चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए अगर आप इन सेक्शन को अडॉप्ट करते हो, प्लस इनकम फ्रॉम इन सोर्सेज से होना चाहिए, इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज, ये सारे सोर्स हो सकते हैं या फिर एक सोर्स हो सकता है। और किसके ऊपर आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं होगी? ये 1 वाली ही कंडीशन है। सबसे पहले डायरेक्टर, दूसरी चीज अनलिस्टेड वाले हो गए, तीसरी एसेट वाली चीज होगी साइनिंग अथॉरिटी, इनकम फ्रॉम आउटसाइड हुआ, ईसॉप में डिडक्शन, एंड जो भी आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वहां से ला रहे हो, तो ये सारी 1 वाली कंडीशन हो गई। सो ये रहा रिगार्डिंग आईटीआर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईटीआर पे, विच इज आईटीआर 5।
ITR 5 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 7 तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, 7 तरीके के लोग टैक्स देते हैं। वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके मतलब कौन-कौन यहाँ पे है। ITR 5 में एप्लीकेबल है फर्म जो 4 में कवर नहीं होंगी। LLP 4 में तो कवर ही नहीं हो रहा, वो यहाँ आएगा। AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये सब यहाँ पे ITR 5 भरेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सो ये सब ITR 5 भरेंगे। ये इनकम टैक्स में अलग अलग तरीके के टैक्स पेयर हैं और इनके लॉज अलग हैं। प्लस इनके ऊपर एक कंडीशन और एप्लीकेबल है, however a person who is required to file return of income under section 139 4A 4B 4C 4D shall not use this form। मतलब ये सब लोग हैं, ठीक है, फर्म से लेके लोकल अथॉरिटी तक, इनको अगर इनके ऊपर एप्लीकेबल होता सेक्शन 39 4A 4B 4C 4D तो ITR 5 में फिल नहीं करेंगे, वो ITR 6 7 में आगे हम देखते हैं किस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है गाइस, ITR 6 है कंपनीज के लिए। कंपनी जो रजिस्टर्ड है 2013 के एक्ट में या फिर 1956 में, वो यहाँ पे फिल कर सकती है। लेकिन कंपनीज ITR 6 वो नहीं फिल कर पाती हैं, कर सकती हैं इफ द कंपनी सोर्स ऑफ इनकम ट्रस्ट से हो रहा है। समझे? इन शॉर्ट में मैंने बता दिया, फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फ्रॉम रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द ITR फॉर्म 6। ठीक है गाइस, अगर आपकी इनकम, कंपनी की इनकम नहीं हो रही है फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज से, तो ITR 6 में फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको ITR 7 में जाना पड़ेगा। ITR 7 हमारा क्या कहता है? ITR 7 होता है फॉर द पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज। कंपनी जो 6 में कवर नहीं थी वो 7 में होंगी। रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139A, अगर 139A में कवर होते हो, बी में कवर होते हो, सी में कवर होते हो, डी में, ई में, एफ में, तो ITR 7 लगेगा। तो 139A बी सी क्या चीज़ है? ए आपका है ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट क्या भरेगी? ITR 7। पॉलिटिकल पार्टी 19394 4B, वो पॉलिटिकल पार्टी ITR 7। 139 4C में ये सारे कवर होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन ITR 7। 4D में कौन कवर होता है? यूनिवर्सिटी कॉलेज ITR 7। 39E में एवरी बिजनेस, जो भी एवरी कौन है ट्रस्ट के अंदर, रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4E मस्ट बी फाइल्ड बाय एवरी बिजनेस ट्रस्ट हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इट ऑन एनी अदर प्रोविजन। तो 139 के अंदर जो कवर होगा वो ITR 7 में जाएगा। एंड 139F किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, वो ITR 7 के अंदर ही अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो गाइस, यहाँ तक मैंने कोशिश करी कि आपको सब समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको डिटेल में और समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।